अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। कल एक खबर हमने देखी थी, दो बड़े अहम बिल वो कानून बन गए, सदर मुमलिकत ने उन पर दस्तखत कर दिए। एक है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, उसमें तरमीम थी और बड़ी अहम तरमीम है क्योंकि उनका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप पे, जिन पे कुछ ही रोज़ पहले एक FIR लॉन्च हुई। वो जो साइफर वाला मामला था, आपको पता है कि साइफर गुम गया, कहाँ गया, उसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब गिरफ्तार हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ पहले ही उसमें गिरफ्तार हैं। तो ये जो कानून बना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम हुई, उस पर आज सदर साहब ने ये कहा है कि अल्लाह ताला जानता है कि मैंने तो इस बिल पर दस्तखत नहीं की। और दूसरा बिल वो आर्मी एक्ट से मुतालिक तरामीम जो हैं, उस पर तफसील से बात करेंगे कि तरामीम हुई क्या है इसके अंदर और आगे उनके इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं। अलबत्ता सदर साहब ने जब ये बात की कि मैंने तो अपने स्टाफ को ये कहा था कि ये वापस भेज दिया जाए, उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थोड़ी देर पहले। वजीर कानून ने और वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दस्तखत नहीं किए सदर साहब ने, लेकिन 10 दिन तक वो अपने पास बिल रख के बैठे रहे और उसके बाद जब वो हमारे पास आ गया तो इट ऑटोमेटिकली बिकेम लॉ। लेकिन उस पर अब कानूनी बहस शुरू है कि क्योंकि ये जॉइंट सेशन से पास नहीं हुआ था, आइन के आर्टिकल 75(1) के तहत जॉइंट सेशन से पास होगा तो वो ऑटोमेटिकली बिल बनेगा। यूं नहीं हो सकता वो बिल बन जाए। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर इंटरेस्टिंग है, दो चीज़ें बल्कि मैं कहूँगा। एक तो ये है कि कहा जा रहा है कि सदर साहब को 27 घंटे बाद ये ख्याल क्यों आया। शायद चले देख लेते हैं, कयास कर लेते हैं कि उन्होंने सोचा हो कि पूरी तसल्ली करनी है, मैंने अच्छी तरह से देखना है कि असल वाक़या क्या है, और उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया अपने प्राइवेट ट्विटर हैंडल से। और दूसरी चीज़ जो एक मुझे तंग कर रही है, चीज़ समझ नहीं आ रही कि मामला क्या है, वो जो उन्होंने पूरी बात की, जो ट्वीट की, उसके एंड पे उन्होंने ये कहा है एज अल्लाह नोज, जैसा कि अल्लाह जानता है, ही विल फॉरगिव इंशाल्लाह, कि अल्लाह ताला माफ़ भी कर देगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे जो इस बिल के कानून बनने से अफेक्ट होंगे, मुतासर होंगे। तो ये क्यों उन्होंने कहा? और अभी तक तो ये बहस चल रही है, हुकूमत इस चीज़ पे बज़िद है, निगरान हुकूमत इस चीज़ पे बज़िद है, और वैसे जो साबिका हुकूमत थी PDM की, वो भी इस पे बज़िद है कि ये कानून बन चुके हैं। दूसरी तरफ से एक कानूनदान ये कहते हैं कि जनाब ये बिल अभी नहीं बने क्योंकि उसके अंदर ये कानूनी मूशगाफियाँ मौजूद हैं। उन पर तफसील से कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन अपने गेस्ट पैनल का आपके साथ तारुफ करवा दूं। मेरे साथ सीनियर तज्जियाकार वजाहत मसूद साहब लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, वक्त दिया आपने। और कमर बशीर साहब है हमारे साथ, साबिक प्रेस सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। सो इफ़ यू अलाउ वजाहत साहब, मैं कमर बशीर साहब से ज़रा पूछ लूँ कि ये मामला है क्या। कमर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ और वो ये है कि स्टाफ को जो बिल वापस करने की हिदायत की गई होगी सदर मुमलिकत की तरफ से, आई बिलीव कि वो तहरीरी तौर पर उसका कुछ सबूत होना चाहिए ना, कुछ मौजूद होना चाहिए, और फिर आगे और बहुत सारे फिर लीगल ऑप्शंस हैं। लेकिन ये चीज़ पहले सामने सदर साहब को नहीं लानी चाहिए थी साथ के, ये देखें जनाब मैंने ये लिख के ये एतराज़ किया या जो भी कहा, लेकिन उसकी कोई रिटन फॉर्म में मौजूद होता है, नहीं होता वो न, ये एक्चुअली तो गवर्नमेंट के जितने भी आपको पता है फंक्शन है वो इंतहाई डिसिप्लिन और इंतहाई बारीकबीनी से चलते हैं। एक एक चीज़ का इंतहाई ज़ीरक तरीके से उसका ख्याल रखा जाता है। एक एक फाइल मूवमेंट, उसकी मूवमेंट रिकॉर्ड होती है। एक जो जहाँ से फाइल मूव होती है वो रिकॉर्ड होती है, और जिस ऑफिस से एक ऑफिस से निकल दूसरे ऑफिस जाती है वो भी रिकॉर्ड होती है। तो इसका जो प्रोसीजर है, चूँकि मैं साबका अपने प्रेसिडेंट के साथ इन चीज़ों से गुज़र के आया हूँ। इवन जो साबका हमारे जो करंट आर्मी चीफ हैं उनकी समरी को भी आई नो वेंट थ्रू ऑल दिस। सही। तो ये हो नहीं सकता कि ये इसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट ना हो, ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए कि ये जब समरी प्राइम मिनिस्टर से आती है तो ये आके लॉज होती है रिसीविंग ए डिस्पैच सेक्शन में, वहाँ पे बाकायदा उसका नंबर नोट होता है। बिल्कुल ठीक। और फिर उसकी रसीद इशू होती है। आपका मतलब ये है कि ज़बानी कलामी सदर साहब सिर्फ 10 दिन वो आए हों उनके पास बिल, और फिर उसके बाद उन्हें पता हो कि अब एक प्रोसीजर है उसका, और फिर वो डाक में चले भी जाएंगे, उन्होंने ज़बानी कलामी नहीं कह दिया होगा कि भाई ठीक है मैं तो नहीं इनके ऊपर साइन कर रहा, भेज दें इनको वापस, या एतराज़ लगाना ज़रूरी है जो हुकूमत कह रही है। देखें, इसका ये है सेक्शन 48, आर्टिकल 48, बेसिकली 48(1) कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो 15 डेज तक किसी भी बिल पे या जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस आती है ठीक। उस पर गौर ओस कर सकते हैं। और फिर अगर वो 15 डेज के अंदर अंदर उनको समझ आती है कि भाई इसको मुझे वापस भिजवा देना चाहिए, तो वो उसको वापस भिजवा देते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। हाँ जी। चलें इस पे और आगे डिटेल में बात करते हैं। वजाहत साहब, एक चीज़ तो समझ आ रही है, जो इसरार है हुकूमत का और साहब का हुकूमत का भी,
उसकी वजह समझ आ रही है और उसकी फिर मैं डिटेल में बात करूंगा। द अमेंडमेंट्स दैट हैव बीन मेड टू द एक्ट, ख़ासतौर पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है, तो वो ये है कि उनके जो मुखालिफ हैं तहरीक इंसाफ, उनको ये जल्दी के बसे हो गया भाई पास, हम नहीं और किसी चीज़ के अंदर जा रहे। दूसरी तरफ से सदर साहब जो हैं, मतलब आपके ख्याल के अंदर जैसे कमर बशीर साहब कह रहे हैं, आई होप कि उनके पास कुछ रिटर्न होगा जैसे कि नॉर्म है। अगर वो नहीं आता तो फिर क्या ये किया है सदर साहब जो कह रहे हैं कि अल्लाह जानता है और मैं माफ़ी का तलबगार हूँ? वैसे तो मैं, मेरी राय में सरकारी सतह पे इस तरह का लबो लहजा और ये इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि कौन जानता है और कौन नहीं जानता। दे आर मेंट ओवर देयर टू नो। और सदर साहब मुँह ज़बानी नहीं कह सकते किसी स्टाफ से कि यार वापस ले जाओ, वो उसका भी तो ज़ाहिर प्रोसीजर है ना। एक बात मैं आपसे अर्ज़ किए दूँ कि सदर साहब का तो चूँकि 9 अप्रैल 2022 से एक ख़ास अंदाज़ रहा है अपने मामलात को निपटाने का, तो उसका तो शिकवा बनता है इसलिए नहीं कि देर आर हार्डली 2 वीक्स बिफोर उनकी मियाद ख़त्म हो जाएगी। नए सदर के इंतखाब तक मुमकिन तौर पे वो सदर रह सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वज़ीर आज़म रहे थे, लेकिन उनकी मियाद ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि सियासी कुफ्तें ये क्यों नहीं समझती कि वो जो भी कानून साजी आज करेंगी और जिस तरह की हमारी तारीख़ है ये बूमरैंग करती है। 1997 में जब घूम के वापस आती है, 1997 में जब एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाई थी मियां नवाज शरीफ साहब ने, तो उनसे कहा गया था कि हजूर ऐसे मत कीजिए, आप इस मुल्क के निज़ाम अदल में जो है वो पेचीदगियाँ पैदा कर रहे हैं। हाईजैकिंग के केस में उसी कानून के तहत उन्हें सज़ा भुगतना पड़ी थी। इमरान खान साहब वो जो पीका बना रहे थे मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट, उस वक्त उनसे कहा गया था कि देखिए ये आपके लोगों के पास नहीं हुआ था, पास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो जो है वो पास हुए बगैर भी बहुत कुछ हो जाता है ना। अब आप मतीउल्लाह जान, अबसार आलम, अहमद नूरानी, असद अली तूर वगैरह के साथ जो हुआ वो किसी कानून के तहत तो नहीं हुआ था। हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि चंद घंटों के लिए लेके गए हैं मतीउल्लाह जान को। उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये जो आर्मी एक्ट में तरामीम है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम है, जो संजीदा रवैया फ्लोर ऑफ द हाउस पे होना चाहिए था वो अख्तियार नहीं किया गया। हत्ता कि एक चीज़ वैसे मैं इफ़ आई मे इंटरजेक्ट डिस्टर्बिंग है, वो ये है कि मुल्क का सबसे बड़ा आईनी दफ्तर है, सुप्रीम कमांडर अफवाज पाकिस्तान, और वो गिला अगर उसकी वेरासिटी चेक हो जाएगी आने वाले दिनों में, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ निकल आएगा उनके पास क्या सबूत मौजूद है, लेकिन वो ये गिला कर रहे हैं कि मैंने अपने स्टाफ को ये हिदायत की थी और मेरे स्टाफ ने ये किया नहीं है। मतलब इट शोज़ द स्टेट ऑफ द यूनियन। ये हम अपने मुल्क के जो मामलात हैं वो जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, ये हमने बहुत पहले से अर्ज़ की थी कि जो कानून का लफ्ज़ है, जो कागज़ पे लिखा हुआ है, उसको बेमानी नहीं समझना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो चूँकि हम जो है वो रेत में सर दबा के बैठे रहे हैं और हमने भी इस मुल्क में बहुत बाकायदगी से अगर कोई काम किया है तो वो कानून और ज़ाब्तों और दस्तूर से इन्हिराफ का काम किया है। और हत्ता कि जो है वो एक ऐसी स्टेज भी आ गई कि भी हमने जो सियासी वज़ादारियाँ होती हैं वो भी छोड़ दी। अब आप सच्ची बात यह है कि आपको तो इल्म में है अकबर बाजवा, आई हैव नेवर बीन अ सपोर्टर ऑफ पीटीआई और नॉट आई एम सपोज्ड टू बी। जैसे अलवी साहब कहते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं आइंदा भी नहीं करूँगा। लेकिन उसके बावजूद मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई अडियाला जेल मौजूद है, आप अटक में लेके गए हैं, ये इसी को इंतकामी कार्रवाई कहा जाता है। इसी तरह से जो है वो हमारे माजी में सियासतदानों के साथ होता रहा है और इस सारे मामले में बहुत से चेहरे जो है या बहुत से हाथ कह लीजिए जो मुलव्विस थे, बड़े सुकून से आराम से बैठे हुए हैं, उन तक मामलात नहीं पहुंच रहे। वेयर एज कंट्री इज़
running from pillar to post. और वो जो आपने पहले बात की थी वो क्या कहते हैं, चिकन्स विल कम होम टू रूस्ट। Cows are coming home already. सर चिकन तो बहुत छोटी चीज़ होती है। Cows are coming. ओह, मुर्गियों से बात आगे निकल चुकी है वो। जी हाँ, कट्टों पे चली गई है। शुएब शाहीन साहब आते हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करना है और उनसे कुछ राय भी जानी। शुएब साहब, वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ एज फार एज दीज बिल्स आर कंसर्न्ड? ये एक्ट बन चुके हैं, नहीं बन चुके? सदर मुमलिकत के डिनायल के बाद क्या वेयर डू वी स्टैंड? देखें, सदर ममलकत के डिनायल के बाद वो एक्ट नहीं रहे। उनका जो गजट नोटिफिकेशन है वो प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं रहे और गजट नोटिफाई विथड्रॉ कर लेना चाहिए सिंपली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। उसकी वजह यह है कि उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया है कि इसमें प्रेसिडेंट साहब ने असेंट नहीं दी, यानी उसको अप्रूव नहीं किया। और जो डीम टू बी अप्रूव्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 75 के सब क्लास 3 में आता है, यानी अगर वो वापस कर दें, वापस होने के बाद 2 दफ़ा दोनों हाउसेज उसको दोबारा उसको पास कर दें, उसके बाद जब दोबारा जाएगा वो 10 दिन का अगेन उनके पास टाइम है। उस 10 दिनों के अंदर या तो वो असेंट दे दें, अगर वो नहीं देंगे तो देन इट इज़ प्रिज्यूम्ड टू बिकम ए लॉ। वो लॉ तब बनेगा कि जब दूसरी मर्तबा वो ना दस्तखत करें या दस्तखत करें, दोनों सूरतों में बन जाएगा। लेकिन जो पहली सूरत है अनटिल एंड अनलेस कि उसमें वो दस्तखत ना करें, असेंट ना दें, उनको वो अप्रूव ना करें, वो लॉ का दर्जा नहीं रखते। और इसमें तो बल्कि स्पेसिफिक डिनायल आ गया है, जो कि सदर ममलिकत एक हेड ऑफ द स्टेट हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज हैं, वो एक पार्लियामान का हिस्सा हैं, तो उनकी तरफ से डिनायल आने के बाद दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और ये जो तो शुएब साहब, अब ठीक हो गया ये पॉइंट वेल मेड, लेकिन मुझे एक चीज़ की फिर बीच में थोड़ी सी समझा दीजिएगा। क्या सदर मुमलिकत को ये मुगालता है कि ये कानून बन चुके हैं? क्योंकि उन्होंने जो अपनी वो जो मैसेज दिया है उसके अंदर उन्होंने कहा कि अल्लाह जानता है और वो मुझे माफ़ करेगा और मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि जो इसके मुतासरीन होंगे इस कानून के, ये जो भी मामला हुआ है। मतलब ऐसे लग रहा है कि उनकी स्टेट ऑफ माइंड कुछ यूँ है कि ओहो गलती हो गई, मैंने तो ऑर्डर कुछ दिया था, इन्होंने सही वो पास नहीं किया, आगे पास ऑन नहीं किया वो मेरे ऑर्डर्स, और वो कानून बन चुका है। सदर को गालबन यूँ लग रहा है। देखें, वो तो एक्ट ऑफ द पार्लियामान को गजट नोटिफाई कर दिया ना कल गवर्नमेंट ने 18 तारीख में। अब 18 तारीख को जो गजट नोटिफिकेशन है उन्होंने उसका रेफरेंस दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे कर दी। लिहाजा गजट नोटिफिकेशन आने के बाद उसपे ऊपर हो सकता है अमल दरामद भी हुआ हो सकता है जो कल FIR कटी हैं ईमान मजारी वगैरह के खिलाफ इस नए एक्ट के तहत कटी हूँ, तो प्रोबेबली उनका इशारा इस तरफ हो सकता है। लेकिन फैक्चुअली, एक्चुअली एंड इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नॉट द लॉ। कल सारा दिन मीडिया हाउसेज ये चलाते रहे कि जनाब उन्होंने एक्ट पास कर दिया है, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। दस्तखत तो उन्होंने नहीं किए। अब दस्तखत अगर उन्होंने नहीं किए थे, आज इंटरम सेटअप के जो नए निगरान वज़रा हैं उन्होंने भी उस पर कहा है कि नहीं जी दस्तखत नहीं हुए थे। जब दस्तखत नहीं हुए तो ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि दस्तखतों के बगैर तो कोई कानून बनता ही नहीं है। और आज असेंबली सही हो गया। एक और चीज एक छोटी सी चीज और फरमा दीजिएगा। ये कमर बशीर साहब भी साथ मौजूद हैं, ये प्रेस सेक्रेटरी भी रहे हैं सदर मुमलिकत के, और उनका ये कहना है कि ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ज़बानी कलामी नहीं होती, पूरा प्रोसीजर होता है, एक ऑफिशियलडम जिस तरह से चलता है मामला ऐवान सदर के अंदर भी ये रिटर्न कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तहरीरी हिदायत मौजूद होंगी। तो ऐसी सूरत के अंदर आप तो चूंकि तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और ये आई एम श्योर कि सदर साहब को ये चीज़ें सामने लानी चाहिए और बाकायदा उसको फिर कोर्ट लेके जाना चाहिए कि भाईजान ये देखें, ये मैंने लिख के दिया था और उसके बावजूद ये मतलब सदर के साथ ये हाथ हो गया, सो टू स्पीक। देखिए, पहली बात तो यह है कि सम टाइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो या प्राइम मिनिस्टर, वो लिखे बगैर भी अपने स्टाफ को हुक्म जारी कर सकते हैं। वो उनसे सब्सिक्वेंटली अप्रूवल लेते भी हैं या सिर्फ इतना लिख देते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट और विद द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो उसको जो भी कोई समरी होती है या कोई लेटर जारी करना होता है तो वो कर दिया करते हैं, और माजी में तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि सदर पाकिस्तान ने मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है, जो अभी रिसेंटली मेरी इंफॉर्मेशन हुई है। तो अगर लिख दिया है तो वो भी वेल एंड गुड, अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब दे देगी। लेकिन अदरवाइज आपके पास इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि या फिर कंफर्मेशन आ गई है इसकी कि सदर मुमलिकत ने ज़बानी कलामी ऑर्डर दिया था, ये रिटर्न कुछ नहीं है? मुझे देखिए, मेरे नॉलेज में कुछ नहीं है, मैं उनके साथ राब्ते में नहीं हूँ, मैं कोई राय नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ
मैं तो सिर्फ एक बात राय दे सकता हूँ कि मेरी एक तो इन्फॉर्मेशन में आया है कि उन्होंने खत लिख दिया है चीफ हम्म, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। हम्म, दूसरी बात, मैं इस बात से अपना इन्फ्लुएंस ड्रा कर रहा हूँ कि वज़रा, निगरान वज़रा ने खुद ये तस्लीम किया है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, कि जो उन्होंने डिले किया है। जब दस्तखत नहीं किए और डिले अमले ने किया है और किसी भी वजह से किया है, तो इसका मतलब है कि वो कानून नहीं बना। तो लिहाजा उन्होंने सही। स्पेसिफिक डिनायल ना सिर्फ किया है, बल्कि ये भी कहा है कि उन्होंने ये बारहा उन अपने अपने अमले से पूछा कि जी आपने वापस भेज दिया है? उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने वापस भेज दिया है, रिटर्न कर दिया है। तो वो एक्ट तो नहीं बना। जब एक्ट नहीं बना तो उसके कॉन्सिक्वेंशियल इफ़ेक्ट ये है कि वो एक्ट जो भी इस वक़्त काम कर रहा है, तो लग ये रहा उस है कि एक्ट मामला ये सारा कोर्ट में अल्टीमेटली जाएगा। वजात मसूद साहब साथ हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं वजात साहब। शाहीन साहब, एक बात तो ये पूछना थी कि ये जो सदर साहब का डिनाइल है, इसमें और गवर्नमेंट के इस ऐलान में कि ये कानून जो है, जैसे भी गवर्नमेंट ने कहा, कभी कहा कि दस्तखत हो गए हैं, फिर बाद में कहा कि नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉ बन गया है, तो इसमें इतनी ताख़ीर क्यों हुई है? ये मेरा एक सवाल है। और दूसरा, मेरा आपसे कानूनी तो रहनुमाई चाहता हूँ कि अगर हाउस जो है या कौमी असम्बली इस ज़मन में वो मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में कानून क्या कहते हैं? देखिए, कौमी असम्बली के ना होने से तो उसका इम्पैक्ट तो बड़ा वाज़ेह है कि जब कोई असम्बली मौजूद नहीं है, तो वो एक्ट नहीं बनेगा। वो बिल की सूरत रहेगी और उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस कि दूसरी कोई असम्बली आएगी, वो उसको टेक अप करे और दोबारा उसको पास करे और फिर अगर जाए प्रेज़िडेंट के पास, तो फिर तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन उसकी कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जब वो असम्बली ही नहीं है, तो वो एक्ट नहीं बन सकता जब एक दफ़ा प्रेज़िडेंट साइन ना करे। हाँ, अलबत्ता जब डिले का ताल्लुक है, डिले के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि कल सारा दिन वो चलती रही है जो मीडिया में कि जनाब उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। आई थिंक कि उसके बाद उन्होंने इंक्वायर किया होगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो एक आईनी इदारा है, ज़ाहिर है वो कोई भी खबर चलती है तो ये तो नहीं ना कि 10 मिनट आधे घंटे के अंदर-अंदर आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। वो उनका मिजाज या उनकी शख्सियत या उनके एक प्रेसिडेंट हाउस के मुनासिबत नहीं रखता, वो एक आईनी सरबराह है। तो उन्होंने फिर उसकी जो लिखा और इंक्वायर भी किया अपनी ट्वीट के अंदर कि जब मैं पता किया और मालूमात ली, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी थी, वैसे तो अदरवाइज़ अगर तसव्वुर करें। लेकिन उन्होंने फिर उसके अंदर वज़ाहत लिखी है, तो ठीक। मेरा ख़्याल है कि वो हमें उनकी वज़ाहत को सफिशिएंट समझना चाहिए। डिले जो 1 दिन का डिले है, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज़ कि उनके पार्ट पे एक इंटेंशनल डिले है और उसको हम साहब ये तसव्वुर कर लें। मैं हमने तो मैं ये लीगल बात कमर कॉन्स्टिट्यूशनल बशीर रीज़न्स साहब से पे जाना पूछना है। चाह रहा हूँ। कमर साहब, ये पहले कभी ऐसा हुआ है कि ज़बानी कलामी कोई आया हो, बिल आया है, सदर मुमलकत ने दस्तखत करने हैं, उन्होंने ज़बानी बता दिया हो कि नहीं जी ये वापस भेज दें, और नहीं, उसकी कोई रिटर्न कुछ ये ना हो, या फिर कभी इस तरह का मामला आपने अपने बड़े करियर के अंदर ये देखा हो कि पहले भी कभी यूं हो गया हो कि सदर ने यहाँ से अलेजिडली अपेरेंटली उन्होंने कह के कुछ भेजा हो, आगे से कुछ और निकल आया हो? नहीं, नहीं, ये देखें, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारे काम होते हैं। ये कोई गलती का इम्कान इसमें कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये तो हमारे रूल ऑफ बिजनेस में मौजूद है कि अगर कोई वर्बल ऑर्डर है प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का या मिनिस्टर का, दैट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग और फिर उसकी अप्रूवल लेना ज़रूरी होती है। मतलब ये भी हो सकता है ना कि वो ना लिखें, लेकिन वो अगर ज़ुबानी मुझसे कोई डायरेक्शन देते हैं, तो ये मेरा रूल ऑफ बिजनेस के तहत फ़र्ज़ है कि मैं उसे राइटिंग में लिखूँ और फिर बिल्कुल उनसे ठीक। अप्रूवल लूँ। हम्म, तो उसके बगैर ये नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी लेटर अगर प्रेसिडेंट ने लिखा है और साइन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ऐसी लीगल वैल्यू हो सकती है कि बगैर साइन के प्रेसिडेंट का लेटर हो। तीसरी बात, समरी आती है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, अप्रूव, सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन और नॉट अप्रूव। अच्छा, ये तो चीज़ें ज़ाहिर है, अगर तो समरी कमर साहब में कोई एतराज लगाना भी जरूरी होता है? आपने कोई वापस भेजना है बिल, तो कोई एतराज आपने बताना है कि फलां चीज के या फलां क्लॉज के ऊपर मुझे एतराज है, तो इस वजह से मैं देखिए, इसको। वो बेसिकली तो रिकंसिडरेशन के लिए चूंकि भिजवाते हैं वो। अब देखें ना, ये वो कहते हैं एडवाइस ऑफ द कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मे रिक्वायर कैबिनेट एज और द केस मे बी द प्राइम मिनिस्टर रिकंसिडर ठीक। सच एडवाइस ईदर जनरली और अदरवाइज। हम्म, तो अल्टीमेट वो जब भिजवाते हैं उसको अनअप्रूव, तो कोई ना कोई रीजन तो उसको देंगे ना, वो उसके वो तो लॉजिकली भी स्टैंड नहीं करता। और ना ये आर्टिकल मैं जो आपको सुना रहा हूँ, ये 48(1) है आर्टिकल, जिसमें उन्होंने इसको कोई ना कोई एडवाइस दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए देनी है। तो उसका कोई पॉइंट होते हैं नॉर्मली। चूंकि मुझे ये याद है, ये जो हमने अकाउंटेबिलिटी का बिल वापस किया था प्रेसिडेंट ने,
वो बाकायदा उन्होंने कोई 6-7 सफ़ों का लेटर लिखा था उन्हें, जिसमें वो सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं शाहीन साहब, कमर साहब से अगर आप जी, इजाज़त पूछें दें, कमर साहब ये भी फरमा दीजिए कि क्या ईवान सदर के लिए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में सदर साहब के लिए, अपना पैगाम जो है वो कौम तक या मुतल्लिका हलकों तक पहुंचाने के लिए ट्विटर का जो ज़रिया है, क्या आप समझते हैं कि ये सदर ममलिकत के मनसब से मुनासबत रखता है? मैं आपसे रहनुमाई चाहता आप ये कह रहे हैं कि प्रेस रिलीज वगैरह जारी कर, हूँ। ये प्रेस रिलीज़, बयान, वो तो बिल्कुल एक और चीज़ हो जाए या रिटर्न, लेकिन इवन ट्वीट मॉडर्न दौर है सर, वैसे मॉडर्न दौर है, ट्विटर चलता नहीं, है। पूछ तो लें ना कमर भाई जी से, कमर पूछ। साहब, ये है कि देखें अभी ये जो ट्विटर का जो सिलसिला है, फेसबुक का है या सोशल मीडिया का सच है, ये एक अभी एक एक्सेप्टेड नॉर्म है बेसिकली, जो कि अगर प्रेसिडेंट की तरफ से अगर इशू हुआ है तो वो दैट कैरीज द स्टेटस ऑफ ए प्रेस रिलीज बेसिकली। ठीक ठीक। अच्छा शुएब साहब, एक आखिरी सवाल ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं उसमें आप समझते हैं, खासतौर पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है कि पर्सन विल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, कि मतलब एक बंदा गिल्टी कंसिडर होगा अगर उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाया है दुश्मन को, एंड देन इट इज ऑल्सो पनिशेबल। अब दुश्मन की कोई ऐसा यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, इसी तरह से फॉरेन एजेंट की भी यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है, वो क्लॉज में तफसील से उस पर बात करूंगा। और तीसरी चीज उसके अंदर ये है कि स्पेशल कोर्ट के अंदर ट्राई किया जाएगा जिस बंदे के खिलाफ ये इल्जाम हो, ये नई अमेंडमेंट कह रही है, और डिसीजन विल बी टेकन आफ्टर कंप्लीटिंग द हियरिंग विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर एक तेज ट्रायल, समरी ट्रायल टाइप ही आप कह लीजिए, वो किया जाएगा। तो इससे आप समझते हैं कि अगर जस्ट इन केस आपकी राय है कि इट डज नॉट स्टैंड नाउ एज अ लॉ, ये अभी लॉ नहीं बना, लेकिन अगर ये बन गया है या बन जाता है तो आप समझते हैं कि इसका डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को आ रहा है? देखिए, इन्होंने सारे पर्सन स्पेसिफिक लॉज बनाए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये टारगेट करने के लिए पीटीआई की लीडरशिप को और पीटीआई के वर्कर्स को करने के लिए ये सारा कुछ बनाया गया है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहा। और दूसरी बात ये है कि इससे पहले भी आप देख लें, जो इस पार्लियामान ने कानून बनाए हैं, आप पिछले पूरे 1 साल के दरमियान देख लें, नैब लॉ बनाया, चेंज किया तो सिर्फ अपने केसेस खत्म करने के लिए, और उसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं दिया कि ये जब नैब लॉ के बाद ये जो रेफरेंसेस बने हैं या अदालतों में पेंडिंग है या अब किस अदालत में चले जाएंगे, और वो सारे के सारे अपने केसेस खत्म करा लिए। दूसरी तरफ जो जो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उठाए, रिव्यू ऑफ को बेनिफिट करने के लिए उन्होंने किया, और उसके साथ साथ जो जिस तरह के कवानीन में तरमीम ये पिछले 10 दिन के अंदर अंदर की है, वो तो आपके सामने है। उन्होंने शाहिद खान अब्बासी ने क्या कहा है कि 25 से 35 करोड़ रुपए लेकर एक एक यूनिवर्सिटी को उन्होंने चार्टर दिया है। और अगर ये सारा तर्ज अमल इनका देखें तो कोई असम्बली तो नहीं थी ना जिस अंदाज से असम्बली चलाई जा रही थी, वो तो सिर्फ कुछ लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक जा रही थी, कुछ लोगों की पसंद नापसंद के मुताबिक चलाई जा रही थी, कुछ इदारों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए चलाई जा रही थी, और कुछ मकसद ये था कि किसी तरीके से लीगल तरीके से या आपका ये कहना है कि वो हमने पीटीआई को कॉर्नर और प्रेशर में डालना है उसके लिए। जी, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाह रहा था कि जहाँ तक असम्बली का ताल्लुक़ है, जिसकी तरफ शुएब साहब इशारा फरमा रहे हैं, तो भाई असम्बली तो ये वही थी जो 25 जुलाई 2018 को मुंतखब हुई थी। तो असम्बली की जो हैसियत जो 25 जुलाई या 18 अगस्त 2018 को थी वही अब थी, सिवाय इसके कि उसमें कदम एतमाद आया और वो पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा है। और दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अब आपकी ये राय बिल्कुल बजा है कि कुछ कवानीन पे ये शायबा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक या कम्युनिटी या ग्रुप स्पेसिफिक हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कभी ऐसा भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया हो और उस पर अपील, जिस पर ज़ाहिर है कि अपील का ख़त्म हो जाता सुप्रीम है, कोर्ट, और फिर उस पे सुप्रीम कोर्ट सू मोटो लेती है तो फिर वहाँ पे मसला और आ जाता है ना, और फिर उस पर मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया जाए उस लोअर जुडिशरी के सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जज के ऊपर। तो मेरे भाई व्हाट कम्स अराउंड कम्स अराउंड, गोज अराउंड गोज अराउंड। एक मैंने एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से आना है। तो एक और जो अनदर चेंज दैट वाज मेड टू क्लॉज 5 ऑफ दिस बिल, वो ये है, वो पहले ये स्टेट करता था कि कोई भी बंदा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो उसकी कम्युनिकेशन है दुश्मन के साथ या फॉरेन एजेंट के साथ, अगर वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी ऐसे एड्रेस पे जहां पे फॉरेन एजेंट रहता है वहां पे जाके उसको मिला है।
ये एड्रेस पता नहीं किसको पता होंगे, और ये फॉरेन एजेंट की डेफिनेशन कौन करेगा? वो किसी को भी आप फॉरेन एजेंट कह दें, और फिर वो जो अभी थोड़ी देर पहले बात जारी थी कि जो कानून बनाते हैं किसी और के लिए, कल को वो आके खुद को भी डस लेता होता है। मैं ब्रेक से वापस आके ये जानना चाहूँगा, इस पे बहस करूँगा कि ये फॉरेन एजेंट कौन है, इसकी तो पहले तारीफ की जाए ना, बताया जाए ज़रा। ब्रेक के बाद बात करें। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जो तरमीम की गई क्लॉज 5 थी बिल की, उससे पहले वो ये कहता था बिल के जनाब, कोई भी बंदा जो कि राब्ते में हो दुश्मन के साथ या फॉरेन एजेंट के साथ, या पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर किसी फॉरेन एजेंट के पते पर उसके घर गया हो, या उसके साथ कोई मेल मिलाप रखा हो और किसी किस्म की एसोसिएशन हो उसकी दुश्मन के साथ, तो वो ये बड़ा एक मसला है जी, उसके आगे वो सजाएं वगैरह। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, पहले वजाहत मसूद साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी मैं ज्वाइन किया है। वजाहत साहब, ये कौन है फॉरेन एजेंट? इसकी तारीफ कम अज़ कम कर देनी चाहिए थी ना बिल के अंदर, ताकि पता तो हो कि यार गलती से किसी को ऐसे फॉरेन एजेंट को बंदा ना मिले। बहुत ही ओपेक टर्म है। पहली दफ़े तो इस मुल्क में सोहरवर्दी को गद्दार कहा गया था, पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और लियाकत अली खान साहब ने कहा था सोहरवर्दी को, जिसने जो है वो वहाद इलेक्शन जितवाया था मुस्लिम लीग को ईस्ट बंगाल में। उसके बाद आप जानते हैं कि एक लंबी तारीख है, उसमें क्या जाना, लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज़ किए दूँ कि ये कुछ इसी तरह का मामला जो है वो हुसैन हक्कानी वाला था, और आपको याद है ना कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया था। अब फिर वही किस्सा उठाया गया है। दौरान जंग इसकी सिग्निफिकेंस या इसके मानी और होते हैं अमूमी हालात में। जिन ममालिक के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात हों उनके नुमाइंदों को दुश्मन कैसे कहा जा सकता है उनके, और ये क्या होता है कि उस जगह पे गिर जाना, क्या वो जगह जो है वो उस पर कोई ख़ास तरह की नहीं, बंदे का बता देना कि यार ये बंदा है, फॉरेन एजेंट की तारीफ ये है, ताकि बंदा किसी के घर जाने से पहले ज़हन में रखे कि यार ये उसकी तारीफ में पूरा तो नहीं उतर रहा, मैं कितने कार चला गया तो पता चला। अकबर बाजवा, यही तो मुश्किल है कि इस मुल्क में हमने कवानीन में और दस्तूर में बहुत से ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं जिनकी अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो इट विल बी अ नेशनल एम्बैरसमेंट। वो नहीं है, और वो इस ज़िमन में भी नहीं है। आप जिसको चाहेंगे उसको दुश्मन करार दे देंगे। आप क्या आप पाकिस्तान के सियासतदान या दुनिया भर में सियासतदान या दुनिया भर में जो डिप्लोमेटिक सर्विसेज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो आम लोगों से नहीं मिलते? क्या उन्हें गद्दार करार दिया जाएगा इस बुनियाद पे? मैं समझता हूँ कि ये कोई हम अच्छा कदम सही समत में नहीं उठा रहे। अच्छा, एक और है भट्टी साहब, एक और अमेंडमेंट जो की गई है क्लॉज में, आपको बता देता हूँ, अगर कोई बंदा किसी प्रोहिबिटेड जगह जहाँ पे जाना ममनू है वहाँ उस जगह को नुकसान पहुँचाता है, उस पर हमला करता है, इन दिस केस मेरा ख्याल है 9 मई की तरफ इशारा है, और उसका मकसद ये है कि बिल वास्ता या बिला वास्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुँचा रहा है दुश्मन को। तो यहाँ पे दुश्मन की भी डेफिनेशन नहीं है ऐसा, लेकिन ये इशारा मुझे 9 मई की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से अमेंडमेंट की गई है। आपके ख्याल में ये किस दुश्मन को फ़ायदे की बात हो रही है इस अमेंडमेंट में? अकबर, पहले तो वो अगर ममनू एरिया है तो उसकी मुझे और आप आम शहरी को कैसे पता चलेगा ये ममनू एरिया? पाकिस्तान में तो कहते हैं नो गो एरिया है ही कोई नहीं, इसकी तशरीह कौन करेगा? अमूमन इस किस्म के कानून अंग्रेज दौर में किए जाते थे लोगों को गुलाम रखने के लिए। 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया, 144 लगा दी लोगों के, जब इंसानी हकूक पर कोई आवाज नहीं उठाता तब के स्याह कवानीन का तब नफाज होता था कि मुसलमानों को गुलाम रखने के लिए ये ऐसे कानून किए थे। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में मुझे नहीं समझ आती इस एक्ट की जरूरत क्या है। ये कैसे पता लगेगा कि मेरा एक दोस्त गुलबर्ग में रहता है, मैं उसको मिलने जाता हूँ, मुझे कोई कॉफी शॉप पे मिल जाता है, आपके साथ मिल जाता है, और खुदा ना खास्ता वो गद्दार है, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो गद्दार है? यही बड़ा मसला है सर। ये दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, आपसे मिलने जा रहा हूँ, वजाहत साहब और मैं मिलते हैं, अगर मैं गद्दार हूँ तो वजाहत साहब गरीब का क्या कसूर हो गया? तो मेरा ख्याल है इनको लाने का मकसद शायद किसी एक बंदे को, एक जमात को टारगेट करना बाजी नजर में लग रहा है। और जिस पार्लियामेंट ने ये बिल मंजूर किए हैं, अकबर बाजवा साहब याद रख लें, ये सारे कानून उन पर इम्प्लीमेंट होंगे। मकसद सदर आरिफ अलवी का नहीं, ममनू हुसैन हो, ताड़ा हो, आसफ अली जरदारी हो, ये ओहदे आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसी पॉलिसियां नहीं बनानी चाहिए जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो।
जिस पे आपके फंडामेंटल राइट को खत्म कर दिया जाए। भट्टी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हादसा मकबूजा कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आइन है। मैं भट्टी साहब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बड़े ज़बरदस्त आपने पॉइंट्स उठाए हैं। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसकी जो कस्टोडियन कह लें आप, उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा रोल है और आइनी रोल है उनका। रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट पे जो तरमीम हुई थी उसके ऊपर तो उन्होंने नोटिस ले लिया और उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया। ये मामला जो है इन पे अभी तक तो नहीं लिया। चलें, उम्मीद है आगे आपको कि ये तमाम चीज़ें देखते हुए जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे खुद नोटिस ले लेगी कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ? देखिए अकबर, मैं या आप, हमारे लिए पाकिस्तान पर हमारी जान माल आल कुर्बान। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, खुदा ना खास्ता। लेकिन ये जो कानून ला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोगों को दबाने के लिए लाया जा रहा है, किसी मकसद के लिए लाया जा रहा है। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का बहुत रोल है। यकीनन पाकिस्तान में अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था 90 दिन में इलेक्शन कराएं। आपके उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म कहते थे हम इलेक्शन, इसको हुक्म को ही नहीं मानते, ये 3-4 का फैसला, ये 2-4 का वज़ीर दाखिला कहते थे। आइन और सुप्रीम कोर्ट को तो आपने मुल्क में तलाशी गुमशुदा कर दिया होगा। कहाँ लिखा है कि ये पंजाब और केपी के 3 महीने से एक ज्यादा ज़ियाउल हक करे तो ठीक है, क्योंकि वो आइन शिकन था, आइन तोड़ा था, मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था। जमहूरी हुकूमत में ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता था। पार्लियामेंट मुकद्दस है, लेकिन आइन से मावरा कोई भी कानून साजी नहीं कर सकती, उसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच को ही आप चीफ जस्टिस को नहीं मानते, तो फिर मेरे वो कहते थे ना कि यही 3 रुकनी बेंच रह गए, और भी तो बेंच बन सकता है, कोई लार्जर बेंच बना दें, फुल कोर्ट नहीं बनाना तो क्या मामला? अब बेंच इश्तिहारियों और मुजरमों के कहने पे नहीं बनते। बेंच एक चीफ जस्टिस है ना, तो फिर उसको चीफ जस्टिस के ओहदा उससे छीन लो, अच्छी बात है। तो आपको जी 3 बनाएंगे, एक आर्मी चीफ है उनका अपना अख्तियार है, एक प्राइम मिनिस्टर है उनका अपना अख्तियार है, एक चीफ जस्टिस है उनका अपना अख्तियार है। खास करने ये देखे ना जो पाकिस्तान में आजकल पकड़ दकड़ हो रही है, ये कहाँ लिखा है कि बगैर वारंट के चादर 4 दीवारी उस्मान डार के घर चले जाओ, उसका दफ्तर सील कर दो, उसका घर सील कर दो, उसके बीवी बच्चों को रुसवा करो। मुझे इससे गर्द नहीं हुकूमत किसकी है, मुझे इससे गर्द है इन हुक्मरानों ने आइन के तहत तमाम की जानो माल और आइन की पासदारी का हलफ लिया हुआ है। ये ऐसा करके आइन से नाराज कर रहे हैं। हुकूमत कल दूसरी आ जाएगी। चलिए, बात आपकी दुरुस्त है। वो वैसे बजाज साहब वो तो अच्छा खासा उन्होंने इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में डाल दिया था कि बगैर वारंट के जो है ना वो इंटेलिजेंस एजेंसीज घर में घुस के किसी को उठा सकती हैं। उन्होंने तो अच्छा खासा डाल दिया था, उसको कानूनी करने लगे थे यार। एक 120 दिन के लिए जो आज सदर पाकिस्तान ने कहा है, मेरी 76 साल जिंदगी में सदर के ओहदे को जिस तरह बहुत बेतुकीर किया गया है, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। कोई एक रेफरेंस दे दे। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है वजाहत मसूद साहब आपको? नहीं, मैं माफी चाहता हूँ वजाहत साहब की, मैं ले रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले जिन्होंने सदर के हुक्म के बावजूद बिल भेजा, अगर उस बिल पे दस्तखत नहीं तो वो कानून नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सर सुने, पहले 10 दिन वो वापस भेजे, फिर पार्लियामेंट हो, ज्वाइंट सेशन हो, वो दोनों करे और फिर दोबारा सदर 10 दिन नहीं करता तो फिर वैलिड है। लेकिन 2 तारीख को बिल जाता, 9 को असेंबली हो जाती है, ज्वाइंट सेशन तो हुआ ही नहीं। ये बिल बन ही नहीं सकता। ठीक ये खुद सलमान अकरम राजा ने कहा ये गैर आईनी है। जब हाँ अख्तियार था कि दोबारा वापस जाता, ज्वाइंट सेशन होता, ज्वाइंट उसका उसमें मंजूर होता, फिर 10 दिन बाद होता, तो ये तो पहले 10 दिन में 0 हो गया। तो बजाय इसके कि जिन लोगों नहीं, बात आपकी दुरुस्त है सर। मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि अल्टीमेटली जब हुकूमत इसरार कर रही है कि ये बिल बन चुका है और इसके तहत हमने ट्राई करना है, 30 दिन के अंदर अंदर हमने सजा देनी है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और इमरान खान के ऊपर इसी अमेंडमेंट के तहत केस है। जब वो केस चलना शुरू होगा तो चारों नाचार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो नजर आ रहा है। बजाज साहब आपकी इस पर टेक क्या है? आपको उम्मीद क्या नजर आ रही है आगे कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल, ये मामला जो है वो अल्टीमेटली तो कोर्ट ऑफ लॉ ही में जाएगा और एपेक्स कोर्ट में जाएगा, यहाँ पे ये मामला पहुँचेंगे। मुझे तो सीधी बात यह है कि मैं पहले दिन से मुखालिफ था आइन में जो है वो निगरान हुकूमत को इनकॉर्पोरेट करने का 2010 से, और अब हमें उसकी ख़राबियाँ और बुराइयाँ नज़र आ रही हैं। दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में निगरान हुकूमत का तस्वुर नहीं है।
और जिस तरफ आरिफ साहब इशारा फरमा रहे थे कि भाई ये केपी और पंजाब में, अब उसमें जो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी निगरान हुकूमत के तसव्वुर की वजह से, वो ये थी कि यहाँ पे 228 कौमी असम्बली की सीटें हैं। 228 कौमी असम्बली की सीटों पे तो 5 साल मैंडेट रखने वाली सूबाई हुकूमत बैठी हो, और सिंध और बलूचिस्तान की मिला के 95 बनती हैं, वहाँ भी निगरान हुकूमत हो। ये ख़राबी, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने जो है वो बदनीति से किया या नहीं अच्छी नीयत से किया, ये ख़राबी निकली है निगरान हुकूमत के तसव्वुर से, जिसने अलावा दीगर मामलात के हमारे मीडिया को, एकेडमिया को, हमारे टेक्नोक्रेट्स को करप्ट किया है। उजाद साहब, वो ना भी वैसे एक बात कर रहा हूँ, निगरान हुकूमत वाला मामला ना आता तो पिछली हुकूमत में तो उससे ज़्यादा एतराज़ रहता है। अब तो फिर चले, वो तो अब असकार वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया कि वो अपनी मर्ज़ी के तमाम वैसे लोग के जो निगरान लगते ही नहीं कहीं से। लेकिन जब इतना यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट जो चलता है उसकी वजह से हमने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने ब्रेक लेनी है। अब देखिए ना, अब इसमें ये जो मामला इस वक्त चल रहा है ये कितना अहम है, इसमें वेयर इज अवर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कहाँ है? ब्रेक से वापस आना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो रोज बरोज उसके ऊपर जो सीरियसनेस है, इंटेंसिटी वो बढ़ती जा रही है, और वो ये है कि अब जो आगे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर एक खास जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई ना हो। इसके अलावा कोशिश ये भी है, और इरादे का और ख्वाहिश रखने में तो हर्ज कोई नहीं है, वो रखते हैं जो ख्वाहिश रखते हैं, वो ख्वाहिश ये रखते हैं कि ये जमात इलेक्शंस के अंदर भी नहीं होगी। इतना बड़ा इलेक्टोरेट, एक कंसिडरेबल साइज है, उसको आप यूं डिसइंफ्रेंचाइज कैसे कर सकते हैं, निकाल कैसे सकते हैं, ऐसा सोच कैसे सकते हैं, और उसके असरात क्या होंगे? कईयों का तो ख्याल है कि कोई असर नहीं होगा उस पर। एक ब्रेक के बाद बात। पीडीएम के संजीदा लीडर्स की तरफ से और सीनियर लीडर्स की तरफ से एक मैं कहूँगा पॉलिसी स्टेटमेंट ये आ जाना कि जो 9 मई के मामलात में मुलव्वस है वो इलेक्शंस में नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, और बड़े शद्दोमत के साथ इसकी वो बात करते हैं। नॉनदलेस सवाल ये है कि अगर आप एक बड़ी पार्टी को, जिसका पिछली दफ़ा सबसे ज़्यादा वोट था और एक बड़ा कंसिडरेबल साइज नंबर ऑफ वोट्स है, उसको वजात मसूद साहब आप अगर ऑल टुगेदर सिस्टम में से निकालना चाह रहे हैं, बेसिकली डिसएनफ्रेंचाइज करना चाह रहे हैं, तो उसका कोई असर नहीं होगा और बस वो इट विल गो जस्ट लाइक दैट। तो ठीक है, मैं आपकी राय से मुकम्मल मुत्तफिक हूँ। हमने किसने ये हक दिया था कि वो पीपल्स पार्टी को बैलेंस करने के लिए आईजीआई बनाए? किसने ये हक दिया था 2018 में कि वो एक पार्टी को आउट करें? और किसने हक दिया है कि अब एक जमात को जो जैसे भी वजूद में आई है और जैसे, लेकिन अब वो आवाम की एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है। पाकिस्तान के अवाम को डिसएनफ्रेंचाइज नहीं करना चाहिए। इसका नतीजा ये होगा कि जैसे पिछली पार्लियामेंट जो है उस पर धब्बे थे, उसी तरह हंग पार्लियामेंट तो यानी कि आना ही है। लेकिन अगर आप एक बड़ी सियासी जमात को जिसने 3.5 साल, पौने 4 साल हुकूमत की है, उसे इस तरह के बचकाना फ्रिवुलस तरीक़ों से आउट करते हैं, तो यू compromise, denigrate the people of Pakistan as well as the electoral exercise. सही। आरिफ हमीद भट्टी साहब, टिकट लेने वाले तहरीक इंसाफ के आने वाले इलेक्शंस में आपके ख्याल में होंगे? ये ख्वाहिश है और उसका इजहार भी वो पीडीएम की लीडरशिप खुसूसन नून लीग की कर चुकी है कि अगले इलेक्शन में वो बल्ले और तरीके इंसाफ को नहीं देख रहे। लेकिन बंद कमरों में फैसले से वली हां से लेके पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए एमक्यूएम बनाया गया, जो लीग बनाई गई। पीपल्स पार्टी में 10 पार्टियां बनाई गई। जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब डील करके चले गए सऊदी अरब, तो काफ लीग बनाई। तो पार्टियां जिसकी स्टेट पावर हो, वोट बैंक हो, अवाम में हो, उन्हें नहीं खत्म किया जा सकता। इसे दीवाने का ख्वाब जरूर कहा जा सकता है। हिस्ट्री में मुझे बता दें किसी एक जमात को इस तरह खत्म किया गया हो, जेलों में डाल के, ना बिला वजह पकड़ के, तंग करके, बच्चों को मार के, कोई एक, मैंने आपको पाकिस्तान की बता दी है, वली खान ले ले और ले ले, एमक्यूएम ले ले। भट्टी साहब एक दफा तो ना वो क्या, एक दफा तो बात आउट कर देना, अगली दफा देखी जाएगी, उसका भी इफेक्ट तो आएगा ना। मैंने 2006 में एक उस वक्त के मुल्क के हुक्मरान थे, उनसे उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में कभी बेनजीर सिक्योरिटी रिस्क है और नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ मुल्क में नहीं आ सकते। वो वजीर आज़म बने, जरदारी उसके बाद 8 में सदर बने।
ये ख्वाहिशें 2099 में भी किसी की थी, ये ख्वाहिशें ज़ियाउल हक की भी थी, क्या उनकी पूरी हुई? सही। अवाम आउट करती है सियासत से। माइनस याद रख लें, टीवी प्रोग्राम पे कानून साजी करके आप किसी को 23 करोड़ अवाम को दिलों से माइनस नहीं कर सकते। दुरुस्त। याद रखे कि अगर खौफ रहे कोई बात नहीं, जो रखा हुआ है अल्लाह का वास्ता इसे नफरत में ना बदले। नफरत बहुत खौफनाक है। जहाँ सब हिस्ट्री के तालिब इल्म में, आप हिस्ट्री जानते हैं, नफरत एक ऐसी आग है जिसकी लपेट में सब कुछ आ जाएगा। इस खौफ को खौफ ही रहने दो। बजाज साहब, ये मेरे जो ख्याल दायरों से का तो मुनासिब ये होगा जिसमें जो जुर्म किया 9 मई का तकलीफ दे या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। किसी से रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बुनियाद पर पूरी की पूरी अगर उसका 2.5-3 करोड़ वोटर है, क्या उनको आप वोट देने से हक छीन लेंगे? तो डू यू थिंक इसका रिजल्ट नहीं आएगा? मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक है, मुकम्मल तौर पे वजह से इत्तेफाक है। 2.5 करोड़ ना भी हो, 1.25 करोड़, 1 लाख भी क्यों ना हो, सही। आप पाकिस्तान के उस शहरी को जो वोट देने का कानूनी तौर पे अहल है उसको अपनी राय के इजहार से कैसे रोक सकते हैं? या उसकी सियासी जिस जमात को वो वोट देना चाहता है उस जमात को सफाए आखिरी सवाल है, उससे कैसे हटा सकते हैं? आखिरी सवाल है। हाँ, वो ये है कि अभी तो हम एक पार्टी की बात कर रहे थे, फर्ज कर लेते हैं एक और आर्ग्यूमेंट भी है, वो बहुत ही समझदार लोग देते हैं वो आर्ग्यूमेंट। वो कहते हैं कि पहले मईशत ठीक करते हैं, फिर सियासत को देख लेंगे, दफा बड़ी करें अच्छी इलेक्शंस बात है, को, वो ठीक 2-1 साल जरा ठीक करने वो बहुत देना। अच्छा कहते हैं। उनसे कहें कि हजूर आप मईशत ही ठीक कीजिए, इंतखाब को गोली मारें, इंतखाब की ज़रूरत ही क्या है? इंतखाबी अमल और मुंतखब हुकूमत काहे के लिए होती है कि उसने कौम को मुआशी तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है। जज साहब, वो अगर कहते ये हैं काम कि इन्होंने इंतखाब चूंकि के बगैर- वोट लेना होता है ना, तो ये मुश्किल फैसले करने से डर जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, हमने 33 बरस जिन्होंने वोट नहीं लेना था उनको मुश्किल फैसले करते हुए देखा है। टेलीविज़न की स्क्रीन है और मैं इस पे इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। ठीक है, हमने भट्टी देख साहब, रखा हुआ है उन लोगों को। भट्टी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स, आपका क्या ख्याल है? मईशत पहले ठीक कर लेते हैं, फिर इलेक्शन करा लेते हैं, ये बड़े समझदार लोग बताते हैं। इस्तेकाम नहीं आ सकता, माशियत ठीक हो, इकॉनमी ठीक हो ही नहीं सकती। एक अच्छा। डॉक्टर दिल का बहुत काबिल डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, लेकिन डू यू थिंक किसी का घुटना टूट गया वो ऑर्थोपेडिक का वो काम कर ले? जिसका काम उसी को ही करना चाहिए। ठीक। याद रख लें, आप इधर एंकर हैं, आपके कैमरामैन का एक और रोल है, आपकी जो प्रोड्यूसर है उसका एक रोल है। अगर आप सारे कहें कि मैं कर लूंगा तो याद रखें आपका अपना काम भी खराब हो जाएगा। और यही अमल मेरे लिए भी है। चले, तो ठीक ये कह रहे हैं इकॉनमी ठीक करनी है, पहले वो इकॉनमी की ABC पढ़े। ठीक है, हो सकता है PhD कर लें। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच वजाहत मसूद साहब और हमीद भट्टी साहब साथ थे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है। फीडबैक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।